ज्ञान की शुरुआत हमेशा उत्सुकता से होती है। आप जो आज सीखेंगे वही कल आपकी ताकत बनेगी। जी हां दोस्तों, मैं जय ओझा स्वागत करता हूं आपका तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे हम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस कोटेशन का मतलब क्या है। आप सुबह उठते हो एकदम से धुंधलाए हुए, नहीं यार करना है करना है, नहीं करना नहीं करना, इससे काम नहीं चलेगा। ज्ञान के लिए उत्सुकता का होना बहुत जरूरी है। आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये चीज मुझे क्यों चाहिए, मेरा कल कल कैसे बेहतर बनेगा, मैं क्या ऐसा करूं कि आने वाला कल मुझे सल्यूट करे, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरी शख्सियत बने। ये आज आपको करना पड़ेगा। आज आप सुस्ती छोड़िए, रजाई से कंबलों से निकलिए, एसी से बाहर निकलिए और फिर देखिए आपके लिए एक नई दुनिया इंतजार कर रही है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड इन 2025। थाईलैंड देखिए एक बड़ा ही प्यारा शहर है, शहर तो बोले कंट्री है, ठीक है। और इसके प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया गया है। तो अब देखेंगे इसमें क्या है, ठीक है। देखिए बच्चे, ऑप्शन है, ठीक है, ऑन्टिनिन, अतुनिन, अनुतिन, ठीक है, चार्निवरकुल, डेविड लेमी और अरुणा कुमारा दिसनायके और सितिवेनी रुबुका। तो बच्चे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुतिन चार्निविरकुल, अतुनी चार्निविरकुल। देखिए नाम थोड़ा अजीब से है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। और अजीब से हैं इसलिए याद भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम नाम अजीब से मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुतिन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुतिन चार्नी विराकुल, ठीक है, चार्नी विराकुल, विराकुल, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थाईलैंड के अभी पीएम बने हैं करंट, ठीक है। अब देखिए, जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है आपको दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है और इन्होंने हराया किसको है और कितने वोटों से जीते हैं, ये तीन चीजें आप लोगों के ध्यान में रखना है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? चलिए, तो ये जीते हैं 63% वोट्स इनको मिले हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट यहां पे। और इन्होंने हराया किसको है? चाय का सेम, चाय का, ठीक है, चाय का, चाय का सेम नीति सेरी, चाय का सेम नीति सेरी, ठीक है बच्चे। चाय का सेम हिंदी में भी लिख देता हूं, चाय का सेम, चाय का सेम नीति सेरी को इन्होंने हराया है। किसको हराया है? चाय का सेम नीति सेरी को इन्होंने हराया है। क्लियर है पॉइंट? दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। जीता कौन है यहाँ पे? अनुतिन साहब जीते हैं और हराया किसको है? चाय का सेम नीति सेरी को हराया है, ठीक है। यहाँ पे अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो पैंटागोंग टान, पैंटागोंग, पैंटा टांग, ठीक है, ये इनका नाम है। क्लियर पॉइंट बच्चे? टान, सॉरी टांग नहीं, टार्क नहीं, टांग, ठीक है, एन है, ठीक है। पेंटागोंग टाक को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पेंटागोंग टार्क को इन्होंने रिप्लेस किया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? चलिए, अब ये तीन नाम आपको याद हो जाने चाहिए जो इस न्यूज से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम और भी ऑप्शन है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ऑप्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या रहने वाला है। देखिए, अपॉइंटमेंट में ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाते अगर तो वो बहुत बड़ा कुछ मतलब लीडर नहीं है। तो थाईलैंड के बारे में इतना इंफॉर्मेशन इनफ है कि अनुतिन साहब बने हैं नए पीएम। इन्होंने किसको हराया है? तो चायका सैम जी को हराया, चायका सैम नीति सेरी को। और फिलहाल इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो पैटागोंग टांग को उन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। चलिए, अब डेविड लेमी की बात कर लेते हैं। तो डेविड लेमी कौन है? डेविड लेमी को क्या बनाया गया है, ठीक है। तो डेविड लेमी को पीएम बनाया गया यूके का, ठीक है, यूके का पीएम बनाया गया डेविड लेमी को। क्लियर पॉइंट याद रखना, यूके, यूके। अब आपको अच्छी तरह से पता है यूके इज नॉट अ सिंगल कंट्री। यूके में आपको 4 देश मिलते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं यूके के लिए। आपको क्या याद रखना है? न्यूज, ठीक है, NEWS, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूज से आप लोगों को यूके के चारों मेंबर का नाम पता चल जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? अब एन से क्या होगा? नॉर्दर्न आइलैंड, क्या होगा? नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है। एन से क्या होगा? नॉर्दर्न आइलैंड, आप लोग याद रखना, ठीक है, नॉर्दर्न आइलैंड। उसके बाद ई से क्या होगा? इंग्लैंड। डब्ल्यू से क्या होगा? वेल्स। ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से क्या होगा? वेल्स, ठीक है। और एस से क्या होगा? स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, याद रखेगा। यानी कि न्यूज अब याद रखिएगा तो यूके के चारों नंबर आपको
याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला आते हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। अनुराग कुमारा दिसानायके किसके प्रेसिडेंट हैं? तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है। किसके? श्रीलंका के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, श्रीलंका प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब उसके बाद आता है सितिवेनी रबुका, तो ये किसके प्रेसिडेंट है? फिजी के। किसके? ये आपको फिजी के प्रेसिडेंट नजर आते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ये आपको फिजी के प्रेसिडेंट दिखेंगे, ठीक है, फिजी के प्रेसिडेंट दिखेंगे। अभी हाल ही में इन्होंने इंडिया का दौरा भी किया था, इंडिया का विजिट भी किया था, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में भी है, ठीक है बच्चे। तो ये इंफॉर्मेशन है आपकी, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे बच्चों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं छोटे छोटे नोट्स आप लोगों को बनाते रहना है, ठीक है, वो आपको काम आने वाले हैं। Which country has formally backed India's plan to patrol the Malacca Strait in September 2025? एक ऐसा देश है जो कि इंडिया को हेल्प करने वाला है, ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे। किस चीज में? इंडिया के प्लान में। कौन सा प्लान? टू पेट्रोल द मलक्का स्ट्रेट इन सितंबर 2025, यानी कि जो आपका न्यूज है, प्लानिंग है इंडिया की। इंडिया क्या प्लानिंग है? ठीक है, टू पेट्रोल, क्या पेट्रोल करना, किसको? मलक्का स्ट्रेट को पेट्रोल करना। पेट्रोल का मतलब चौकसी, घेराबंदी, देखरेख करना, निगरानी करना, ठीक है, निगरानी करना। तो निगरानी किया जाएगा इंडिया के द्वारा, उसमें कौन सा कंट्री हेल्प करने वाला है? ठीक है, तो सिंगापुर आपका हेल्प करने वाला है। क्लियर बच्चे, यहां पे सिंगापुर आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब देखिए लॉरेंस वोंग साहब जब भारत आए, ठीक है, लॉरेंस वोंग, ठीक है, लॉरेंस वोंग जो है ये जब भारत आए, और ये कौन है? सिंगापुर के पीएम है, ठीक है, सिंगापुर के कौन है? पीएम है। तो इन्होंने मोदी के साथ डिस्कशन किया, डिबेट किया, तो इन्हें यह समझ में आया कि सिंगापुर एक जगह पे आपकी हेल्प कर सकता है साहब, ठीक है। तो कहां पे हेल्प कर सकता है, मैं आपको जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो पूरा है ना, ये साउथ चाइना सी है, ये वो पूरा साउथ चाइना सी है, याद रखना, साउथ चाइना सी, ये पूरा पूरा एरिया साउथ चाइना सी है। क्लियर पॉइंट। अब चाइना इधर से होते हुए और यहां से होते हुए ये रहा मलक्का स्टेट, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या होता है? दो जमीनों के बीच में जो पानी का रास्ता होता है उसको मलक्का, उसको स्टेट कहते हैं। तो ये मलक्का स्टेट है, दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका मलक्का स्टेट, ठीक है, ये रहा आपका मलक्का स्टेट। तो चाइना जो है, ठीक है, इस तरीके साउथ चाइना सी से आके यहां पे इस तरफ जाके भारत आ सकता है। ये वाले मैप में देखने की कोशिश करें, सेम चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, ये सब कुछ, ठीक है, और इस रास्ते से ये रहा मलक्का स्टेट होते 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 ये रहा आपके पास भारत, ठीक है, दिखाई दे रहा भारत। यहां पे इजीली ये लोग आ सकते हैं, यानी कि आपके पास जो साउथ चाइना सी है, जो साउथ चाइना सी है, याद रखिएगा, जो आपका साउथ चाइना सी है, ठीक है, सी है, और यहां पे इंडियन ओशन है, इन दोनों का कनेक्शन कौन सा है? तो मलक्का स्ट्रेट है, यानी कि इजीली चाइना मलक्का स्ट्रेट के होते हुए इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहां इंडिया को जरूरत है यहां पे निगरानी रखने की, ये निगरानी रखने की जरूरत है। अब निगरानी कैसे रखा जाएगा? देखिए ये रहा सिंगापुर, ठीक है, ये रहा आपके पास सिंगापुर, ठीक है, ये दिखाई दे रहा आपको, चलिए ये रहा आपके पास सिंगापुर, दिखाई दे रहा है, ये रहा आपके पास सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर जो कि मलक्का स्टेट के रास्ते में ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर सिंगापुर हमारी हेल्प कर देता है तो ये पूरे रास्ते पे कौन देखरेख करेगा हमारी तरफ से, या फिर हमारे शिप्स सिंगापुर में आके रुक जाएंगी और पूरी देखरेख पॉसिबल है। तो जो चाइना की गतिविधियां है ना, हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि चाइना है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी इंडियन ओशन में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है, और साउथ चाइना सी में तो उसका दबदबा है ही, तो चाइना को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बावजूद भी हमारा जो मलक्का स्टेट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ठीक है, ये लार्जेस्ट चोक पॉइंट है, ये दुनिया का लार्जेस्ट चोक पॉइंट है। अब चोक पॉइंट क्या होता है? ठीक है, चोक पॉइंट एक ऐसा एरिया है जहां पे शिप्स चोक हो जाती हैं, मतलब जाम हो जाता है, ठीक है। ये 1.7 किलोमीटर का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो पूरी दुनिया का यहां से, और पूरी दुनिया का कैसे, ठीक है, देखिए ये तकरीबन 60% ट्रेड जो है ना, ठीक है, पूरा ट्रेड जो है ना एशिया का यहीं से आता है। उसके बाद आप देखेंगे 80%, ठीक है, ऑयल इंपोर्ट यहीं से होता है, आप देखिए, ठीक है, यानी ये कितना इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बहुत सारी शिप्स आ जाती हैं, फिर अलग अलग देशों की आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से चोक पॉइंट बन जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट, जहां पे ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाती है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं
तो मलक्का स्टेट जो है इसको सेफ रखना, इसको निगरानी में रखना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से सिंगापुर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, लॉरेंस साहब हैं, ठीक है, लॉरेंस वोंग साहब, उनसे पीएम मोदी ने बातचीत की और बोला कि यार अगर मलक्का स्टेट पे हमारी निगरानी में आप हेल्प कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो इसके लिए दोनों ने मिलकर यहां पे MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्लियर पॉइंट। यानी अब भारत जो अपना एक स्कीम क्या चला रहा है, प्रोग्राम चला रहा है। एक प्रोग्राम का नाम क्या है, इंडियाज प्लान टू पेट्रोल मलक्का। मलक्का को की चौकसी करने का प्लान में कौन हेल्प करने वाला है, सिंगापुर हेल्प करने वाला है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका कंप्लीट न्यूज थी। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। Who has been reappointed as the part of non-executive chairman of Yes Bank। अब Yes Bank जो है उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को ठीक है अपॉइंट किया गया है। अब बताएं उनका नाम क्या है। आर गांधी, राजीव आनंद, KVS मनियन और V वैद्यनाथन। अब इनको आपको इसका नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है बच्चे, तो देखिए जो आर गांधी जी हैं जिनके आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया। अब रीअपॉइंट का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे रीअपॉइंट का मतलब ये होने वाला है कि भाई साहब रीअपॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम लोग इनको दोबारा अपॉइंट कर रहे हैं। हम लोग मतलब यस बैंक इनको दोबारा अपॉइंट कर रहे हैं, इससे पहले भी ये यही हुआ करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं, RBI के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं, एक्स डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, कौन से साल तक बच्चे, 2014 से लेकर के 2017 के बीच में। इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है भाई, इन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज का भी इन्होंने हेल्प किया है, बहुत सारी कंट्रीज के बैंकिंग में भी हेल्प किया है। ठीक है, यानी जाने माने बैंकर के रूप में इनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, किसके बने हैं यहाँ पे, तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक बने हैं। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक कब बनाया गया था, याद रखना यस बैंक कब बनाया गया था, तो 2003 में बनाया गया था। इसको बैंकिंग लाइसेंस जो मिला था ना, बैंकिंग लाइसेंस जो मिला था वो मिला था 2004 के अंदर में। ठीक है, तब से ये काम कर रहा है और ये नेशनलाइज्ड नहीं है, इट इज अ प्राइवेट बैंक। क्या है ये, प्राइवेट बैंक। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो RBI के साथ काम करता है, RBI ने इसको गोद ले रखा है, ये तो डेफिनेटली नेशनलाइज्ड बैंक होगा। ठीक है, तो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है ये, क्या है ये, प्राइवेट बैंक है। तो RBI वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो 2020 में ना ये डूब रहा था, 2020 में ये डूब रहा था, तो RBI ने इसको बोला आजा बेटा आजा मैं तेरा गोद ले लेता हूँ। ठीक है, तो RBI ने इसको बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो इस वजह से इसको लोग मतलब गलत फहमी में है कि भाई नेशनलाइज है, नेशनलाइज नहीं है, प्राइवेट बैंक ही है। ठीक है, RBI ने सपोर्ट किया था। ठीक है, RBI का सपोर्ट मिला था इसे 2020 के अंदर में, जब पूरी तरीके से डूब चुका था। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये सारी बातें याद रखेंगे। अब जब भी आप बैंकिंग का न्यूज याद रखना तो CEO और MD कौन है ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो यस बैंक के CEO और MD की बात करें, CEO एंड MD की बात करें यस बैंक की, तो कौन है, प्रशांत कुमार साहब हैं। ठीक है बच्चे, कौन है, प्रशांत कुमार साहब हैं। ठीक है, याद रखना प्रशांत कुमार का नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी आपकी यस बैंक के अपॉइंटमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंडिया सेकेंड स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप। ठीक है, सबसे पहले सवाल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या है ये, लॉन्च कॉम्प्लेक्स के बारे में सवाल है और ये सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो लॉन्च कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां से हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाते हैं, यानी स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्यों बोल रहा है सर कि फर्स्ट वाला जो है ना श्रीहरिकोटा, आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता, सतीश धवन स्पेस सेंटर। कौन सा, सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, स्पेस सेंटर जो है, ठीक है, ये बनाया गया था सबसे पहले और श्रीहरिकोटा में। ठीक है, और 1969 में बनाया गया था। तो ये फर्स्ट लॉन्च पैड था, यहीं से हम लोग मतलब अपनी सैटेलाइट्स वगैरह को, मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करते हैं। क्लियर पॉइंट। तो अब ऐसा ही एक और बना दिया गया है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी थी ना, ठीक है, तकरीबन 10 से 12 लॉन्च पर ईयर। ठीक है, ये 10 से 12 लॉन्च पर ईयर ही कर पाता था। तो अब हमारा भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हमें और ज्यादा सैटेलाइट्स भेजनी है, जिसके लिए हमने दूसरा भी अपना एक लॉन्च पैड तैयार किया है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स तैयार किया हुआ है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो ये कहां पे किया गया है, तूतीकोरिन में एक जगह है। ठीक है, कुलाशेखरपट्टिनम, क्या नाम है, कुलाशेखर, याद रखना कुलाशेखरपट्टिनम। ठीक है, पट्टिनम,
याद रखना, ठीक है, कुलाशेखर पट्टिनम, ये तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, कुलाशेखर पट्टिनम, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये जो कुलाशेखर पट्टिनम है, यहाँ पे सेकंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स हम लोग इस्तेमाल ये बना रहे हैं, यानी कि यहीं से आप लोग हम लॉन्चिंग वगैरह किया करेंगे, ये बात आप याद रखना। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, अब ये किसके अंडर में आ रहा है, किसने लॉन्च किया इसको, तो ये इसरो ने किया है, ठीक है, इसरो ने किया है। इसरो कब बनाया गया था, 1969 में बनाया गया था। और फिलहाल चेयरमैन कौन है जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर वी नारायणम, ठीक है, डॉक्टर वी नारायणम, ठीक है, क्या नाम है इनका, नारायणम, याद रखना। इन्होंने बताया है कि भैया हम लोग सेकेंड लॉन्च पैक्स कॉम्प्लेक्स जो है लॉन्च करने वाले हैं। अब इसकी खासियत क्या होने वाली है, ये भाई साहब 500 केजी का लोड ले जा सकता है, ठीक है, 500 केजी का लोड ले जा सकता है और 400 किलोमीटर ऊपर तक भेज सकता है किसी भी मिसाइल या रॉकेट को, ठीक है, एल्टीट्यूड तक भेज सकता है, हाइट तक भेज सकता है। इसकी खास बात ये है। अब इसकी एक साल में कैपेसिटी क्या होगी, यानी कितने लॉन्च करवा सकता है ये, तो याद रखना है 20 से 25 लॉन्च करवा सकता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है, 20 से 25 लॉन्च करवा देगा। अब 20 से 25 लॉन्च करवाएगा तो सर व्हीकल भी तो कई तरीके के होते हैं, हैवी व्हीकल होते हैं, लाइट व्हीकल होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये स्मॉल व्हीकल है, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, क्या स्मॉल, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा इसको SSLV या ये आपका HSLV, इस तरीके से। तो ये क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल है वो है ये स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स। क्लियर पॉइंट। और जो सतीश धवन श्रीहरिकोटा था वो हाई और लो दोनों तरीके के सैटेलाइट को भेजता था आसमान में, दोनों तरीके के। तो उसकी भाई देखिए जो हैवी सैटेलाइट्स होंगी उसमें समय लगेगा, तो ओवरऑल मिला के ये 10 या 12 सैटेलाइट ही भेज सकता था या मिसाइल भेज सकता था, लॉन्च कर सकता था, याद रखेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या है कि इसने क्या किया है, अब वो सिर्फ बड़े बड़े सैटेलाइट्स को भेजेगा और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा। तो अब उसकी भी बड़े सैटेलाइट भेजने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी पहले वाले की, और दूसरी वाली हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है ताकि छोटे छोटे SLVs को हम लोग भेज सकें। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो अभी इंडिया का सेकेंड स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो है तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन में का कुलाशेखर पट्टिनम में बनाया गया है। क्लियर पॉइंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है। अ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच पोर्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। अब तमिलनाडु में एक ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट लगाया गया है, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है। किस पोर्ट पर किया गया है तमिलनाडु के, आपको ये आंसर देना है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर इसमें जो नाम दिया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ये है क्या, है ना। तो देखिए इंडिया ने एक अपना ग्रीन एनर्जी का मिशन चलाया था, आपको पता होगा, ठीक है, ग्रीन एनर्जी का मिशन, ठीक है, इंडिया ने ग्रीन एनर्जी का मिशन चलाया था, है ना, मिशन चलाया था। अब ग्रीन एनर्जी मिशन में इंडिया ने क्या किया था, ठीक है, तो इंडिया ने भाई साहब हमें ये टारगेट दिया था कि हम लोग 2030 तक कितना 500 मेगावाट बिजली जो है हम लोग ग्रीन एनर्जी बनाएंगे, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, थर्मल हो गया, या जो आपका सनलाइट से हो गया, ये सारी चीजें हम लोग ग्रीन एनर्जी से बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। दूसरा क्या किया गया था कि 2075 तक, क्या 2075 तक जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा, जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा, ठीक है, मेरा पॉइंट ये है। यानी कि हम इतनी ग्रीन एनर्जी बनाएंगे कि भाई साहब हम 2075 जाते जाते कार्बन एमिशन इंडिया का जीरो हो जाएगा, यानी कि पॉल्यूशन में हमारा कोई भी रोल नहीं रहेगा, हमारी कंट्री बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। ये आपका टारगेट रखा गया था। इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यहां पे एक VO चिदंबरनार पोर्ट है, पोर्ट आपको पता है जहाज जहां पे आते जाते हैं, ठीक है, यहां पे VO चिदंबरनार पोर्ट है। क्लियर है पॉइंट। यहां पे एक इनॉग्रेशन किया गया है किस चीज का, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट का। अब ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट क्या है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, एनर्जी बनाई जाएगी, वो किससे बनाई जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन से बनाई जाएगी। किससे बनाई जाएगी, हाइड्रोजन से बनाई जाएगी। अब हाइड्रोजन से कैसे बनाई जाएगी ये मैं आपको बता देता हूं,
चलिए किससे बनाई जाएगी, हाइड्रोजन से बनाई जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन से बनाई जाएगी। अब हाइड्रोजन से किस तरीके से बनाई जाएगी, तो याद रखिएगा वाटर होता है ना, ठीक है, वाटर, ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इस प्लांट में क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाएगा और याद रखना ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो होता है ना वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, यानी कि आग पकड़ता है, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजन को अलग करके इससे एनर्जी बनाने वाले हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और कहां पे बनाने वाले, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ठीक है। अब और ये एक और पायलट प्लांट है, ये याद रखना, यानी कि अभी इसको हम लोगों ने शुरू किया है, देखेंगे सक्सेसफुल रहा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ठप कर देंगे। पायलट प्लांट ट्रायल बेसिस पे किया जाने वाला प्लांट को हम लोग पायलट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा और हाइड्रोजन से एनर्जी दी जाएगी। अब ये एनर्जी कहां पे दी जाएगी, तो याद रखना, ठीक है, जो भी हमारे कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह होंगे ना उन पे दिया जाएगा, फैक्ट्रीज में दिया जाएगा, याद रखना, ठीक है, फैक्ट्रीज में दिया जाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आम जीवन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आम जीवन में इसका ऐसा नहीं कि घरों में हम लोग बिजली पहुंचा रहे हैं, सब नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्यों, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, जरा सी चिंगारी पर धाड़ पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाएगा, घरों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि घरों में इसका फिलहाल खतरा बहुत ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब इसका इनॉग्रेशन किया किसने किया है, तो यह मनसुख मांडविया साहब ने किया है, ठीक है। किसने किया, मनसुख मांडविया साहब ने किया है, ठीक है, याद रखना, मनसुख मांडविया साहब ने किया है, बीएस साहब ने किया है इसका इनॉग्रेशन। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखने का है। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताने लायक है, जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पे बनाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, जो कि ग्रीन एनर्जी का जो हमारा मिशन है 2030 तक 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, ग्रीन एनर्जी बनाने का, 2075 तक हम लोग जीरो कार्बन एमिशन करने वाले हैं। ये सारा मिशन को सपोर्ट करने के लिए एक प्लान बनाया गया है और वो आपका ये प्लान है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। DPIIT recently signed an memorandum of understanding with which bank to support startups in India in September 2025। अभी सितंबर 2025 में किसने लॉन्च किया, यहाँ पे DPIIT ने, ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, किसको, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना। क्लियर पॉइंट। तो किस बैंक के साथ यहाँ पे साझेदारी किया गया है, ठीक है बच्चे। चलिए आपको तो ऑप्शन में पता चली गया होगा, ये लिख ही दिया गया भाई, ठीक है, ये लिख ही दिया गया है, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, क्या नाम है डीपीआई का, डिपार्टमेंट, पहले फुल फॉर्म समझ लें आप लोग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, क्या, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। अब इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, प्रमोट को एक्सपोर्ट करता है। नाम ही देखो ना, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड का एक्सपोर्ट, ठीक है, याद रखना। क्लियर होगा, ठीक है, प्रमोशन ऑफ, क्लियर पॉइंट। तो ये क्या करता है, एक्सपोर्ट को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये क्या क्या काम करता है, पहले ये जान लेते हैं। ये ऐसे नियम बनाएगा जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में लोगों को आसानी हो। जैसा कि मान लीजिए मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, मैं चाहता हूं एक्सपोर्ट का बिजनेस करूं, लेकिन भाई उस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे जाओ, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, अटरम पटरम, भाई मैं ऐसा करो 5 करोड़ में बैंक में रख लूंगा, ब्याज खा लूंगा, भाई मुझे नहीं करना धंधा। क्यों, बहुत मुश्किल है बिजनेस करना यहाँ पे, ठीक है। आप करोगे तो पता 50 तरीके के तो लाइसेंस है भाई साहब यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, डिस्करेज हो जाऊंगा, 5 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इन्वेस्ट तब करूंगा जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया हो जाएगा। तो इसका टारगेट क्या है, पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, याद रखना, ये करना डूइंग बिजनेस, पहला पॉइंट तो ये करेगा, ठीक है। उसके बाद लाइसेंसिंग पॉलिसीज वगैरह को ठीक करेगा, करेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि लिबरल करेगा लाइसेंसिंग पॉलिसीज को, ठीक है, लाइसेंसिंग पॉलिसीज को लिबरल करेगा, यानी कि थोड़ा आसान कर देगा, याद रखना, ठीक है, EASE याद रखना, स्पेलिंग, चलिए ठीक है, क्लियर पॉइंट, ये याद रखना। उसके बाद ये क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा, ठीक है, ट्रेनिंग देगा एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, ट्रेनिंग देगा,
ठीक है, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी इंप्रूव करवाएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इंप्रूवमेंट लाएगा, यानी कि पूरा ओवरऑल काम होगा इसका एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। अब इसको जरूरत पड़ेगी एक बैंक की, क्योंकि बैंक फाइनेंस करेगा ना भाई साहब, ठीक है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक जो है ये इसके सपोर्ट में खड़ा है, तो याद रखना आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, याद रखना। तो ये अब आईसीआईसीआई बैंक कब बना था, तो याद रखना आईसीआईसीआई एक कंपनी थी, ठीक है, क्या थी, एक कंपनी थी जो कि 1955 में बनी थी, लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक था ना वो 1994 में बनाया गया था। 1991 में हम लोगों ने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी, उसमें क्या बताया था कि प्राइवेट बैंकों को भी भारत में जगह मिलेगी। तो उसके बाद आईसीआईसीआई कंपनी ने 1994 में बैंकिंग स्टार्ट की थी। क्लियर पॉइंट। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इट इज 1994, और अगर हम बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, इट इज 1955। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां तक, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि तो डीपीआईआईटी ने रिसेंटली हाथ मिलाया है किसके साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी। अब आगे जो ये लोग काम करेंगे, जो स्कीम्स लॉन्च करेंगे, वो सब आगे न्यूज में आएंगी, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये है कि दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन जॉइंस टू डेवलप आरएम, ठीक, आरएम मीथेन डायनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट इन 2025, ठीक है। सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। किस संस्था ने यहां पे दुर्लभ आरएम, ठीक है, मेथेनडियनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट विकसित किया है। अब ये होता क्या है, इसको समझने के लिए शब्दों में इसको तोड़ देते हैं, क्वेश्चन को पहले शब्दों में तोड़ देते हैं, ठीक है। पहले ये तो पता है विच इंस्टीट्यूट जॉइंटली डेवलप, रेयर आरएम क्या है, आरएम, आरएम का मतलब क्या होता है, रेफरेंस मटेरियल। क्या होता है, रेफरेंस मटेरियल, ठीक है, याद रखना, यहीं पे लिख देता हूं आपको समझ में आ जाए। आर से रेफरेंस, ठीक है, और मटेरियल, क्या, मटेरियल, याद रखना, रेफरेंस मटेरियल। अब रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, जब कोई एथलीट या स्पोर्ट्समैन, मैं बहुत नॉर्मल सा स्पोर्ट्समैन हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं रनिंग करने के लिए, मैं कोई रेस दौड़ रहा हूं, मैराथन दौड़ रहा हूं, जाने से पहले मैंने एक ग्लास कोई ऐसा सब्सटेंस पी लिया जिसने मेरी एनर्जी को 4 गुना ज्यादा कर दिया, तो भैया मुझे कौन हराएगा, ठीक है, आई एम द बॉस ऑफ दैट ट्रैक, मैं बॉस हूं उस ट्रैक का, दौड़ के दिखा दो, कितना भी दौड़ोगे वो गोली की स्पीड से जाऊंगा मैं भाई, जीत जाऊंगा। तो यहां पे इस चीज को रोका जाता है कि आप लोग इस तरीके की चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस तरीके के एस्टेरॉइड्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट, ये चीज याद रखना। तो इस चीज को रोकने के लिए एक संस्थान बनाया गया था, संस्थान का नाम क्या है, ठीक है, याद रखना, एनडीटीएल, ठीक है, एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब क्या होता है, नेशनल, याद रखना, क्या है ये, नेशनल, एनडीटीएल का मतलब नेशनल, ठीक है, नेशनल डोप टेस्ट, डोप टेस्ट बता देते हैं, फिलहाल रुक जाओ, ये है क्या, डोप टेस्ट, एनएटीएल, ठीक है, डोप टेस्ट लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी। अब ये है क्या, देखते हैं। एनडीटीएल यानी डोप टेस्ट होता है। अब कैसे पता चलेगा कि मैं वो ग्लास का जो एस्टेरॉइड पी के दौड़ा था, तो उसके लिए मेरा ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा कि भैया आपके ब्लड में कुछ इस तरीके की चीजें तो नहीं मिली, तो पता चल जाएगा कि नहीं भाई जय ओझा तो दौड़ा था एस्टेरॉइड्स के हेल्प से, इसमें खुद का इसका कोई रोल ही नहीं है, समझ में आ जाएगा ये तो भाई, है ना। तो इसके लिए डोप टेस्ट होता है। क्या होता है, डोप टेस्ट होता है, याद रखना, डोप टेस्ट, एथलीट्स का डोप टेस्ट होता है, ये पता करने के लिए कि उन्होंने कहीं कोई ऐसा चीज कंज्यूम तो नहीं किया, तो याद है डोप टेस्ट। क्लियर पॉइंट, ये बनाया गया। अब ये क्या करेगी, एक इसने आरएम बनाया, यानी कि रेफरेंस मटेरियल बनाया। अब रेफरेंस मटेरियल का मतलब क्या होता है, किसी चीज से तो कंपेयर करेंगे ना हम, किसी चीज से तो कंपेयर कर। अब कैसे पता चलेगा मेरी बॉडी में एस्टेरॉइड्स है, यानी कि मेरा ब्लड लेवल या मेरे बॉडी के अंदर में जो केमिकल्स हैं किस लेवल पे है, उससे कंपेयर करें, है ना, कंपेयर करें। तो कोई तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए ना जिसको हम लोग रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें कि इस पॉइंट से ज्यादा हो गया। जैसे हम लोग बुखार की बात कर लेते हैं, है ना, बोलते हैं कि भैया 99 98 डिग्री तो खैर नॉर्मल ही है, 100 डिग्री हो गया तो बुखार आना शुरू हो गया, तो 98 99 हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। इसी तरीके से एक रेफरेंस मटेरियल होता है, इस मटेरियल से ज्यादा अगर मटेरियल आपके बॉडी में है
तो जाहिर सी बात है आपने एस्ट्रॉइड लिया है, वरना नहीं लिया है। तो इन्होंने एक रेफरेंस मटेरियल बनाया, जिस रेफरेंस मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग ये जानेंगे कि इस बंदे ने भैया कोई एस्ट्रॉइड इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है उस रेस में जाने से पहले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, RM रेफरेंस मटेरियल। तो यही रेफरेंस मटेरियल बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, मिथनॉन डायनन, ठीक है, मिथनॉन डायनन। और ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट है, यानी कि लंबे समय तक बॉडी में रहने वाली चीजों को डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं दौड़ रहा हूं, ऐसा थोड़ी कि दौड़ खत्म हुई और आधे घंटे में मटेरियल खत्म, आधा भी डोप टेस्ट ले लो निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रहेगा, याद रखना, ताकि टेस्टिंग इज पॉसिबल। क्लियर पॉइंट। तो इस चीज को डेवलप किया गया है किसके द्वारा, इस चीज को जॉइंटली डेवलप किया गया किसके द्वारा, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको लिखोगे बच्चे, एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी, और दूसरा आपका क्या आएगा, ठीक है, नाइपर गुवाहाटी, ठीक है, नाइपर गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी का नाइपर इंस्टीट्यूट है और NDTL है, इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया है, रेफरेंस मटेरियल बनाया है, किस नाम का, ठीक है, तो मिथेंडियनन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट बनाया है इन दोनों ने मिलकर के, जो कि डोप टेस्ट में काम आने वाला है, ठीक है। तो सर अब ये भी बता दीजिए कि नाइपर का फुल फॉर्म क्या है। तो नाइपर का फुल फॉर्म होगा बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ठीक है, नाइपर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। क्लियर पॉइंट, ये नाइपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और यहां पे नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी ने मिलकर के ये रेफरेंस मटेरियल बनाया है जो कि डोप टेस्ट में आगे काम आने वाला है। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें आप लोग को एक और चीज बताना है कि हाल ही में किस इंडियन स्पोर्ट्स, जो लेटेस्ट है, ठीक है, किस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन पर डोप टेस्ट का इल्जाम लगाया है, या आप रिसर्च करके कुछ भी करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे आते हैं। हु विल रिसीव द प्रोफेसर VK गोकक अवार्ड इन 2025। VK गोकक अवार्ड का नाम है, ये अवार्ड किसे दिया गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है बच्चे। चलिए तो देखिए ये जो अवार्ड है सबसे पहले हम लोग जान ले, लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है, जो कि कन्नड़ साहित्य को आगे बढ़ाने वाले को मिलता है। किसमें, जो कि कन्नड़ साहित्य को आगे बढ़ाने वाले को दिया जाता है, ठीक है। कन्नड़ क्या है ये, कन्नड़ जो साहित्य को आगे बढ़ाएगा, कन्नड़ लिटरेचर को जो आगे बढ़ाएगा उसको ये दिया जाता है, याद रख लिया। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए तो ये किसको मिला है आपको बताना है, विनायक कृष्णा गोकक और आनंद V पाटिल और भारतीय विद्या भवन और केंद्र साहित्य अकादमी, ठीक है बच्चे। तो देखिए करेक्ट आंसर इज आनंद V पाटिल को मिला है। किसको मिला है, करेक्ट आंसर आनंद V पाटिल, आनंद V पाटिल, ठीक है। अब ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कन्नड़, जो कन्नड़ लैंग्वेज है, कन्नड़ साहित्य को बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इन लोगों ने इनको एनकरेज किया है, कन्नड़ लैंग्वेज को, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में जो भी चीजें आती हैं, किताबें विताबें लिखना है, सारी चीजें लिखना है, सब कुछ इनको पता है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब ये वीके गोकक अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो एक प्रोफेसर हुआ करते थे VK गोकक नाम से, ठीक है। VK गोकक का नाम क्या है, ठीक है, विनायक कृष्ण गोकक। क्या नाम है इनका, विनायक कृष्ण गोकक, ठीक है, गोकक इनका नाम है, विनायक कृष्ण गोकक। इन्हीं के नाम पे ये, ठीक है, गोकक अवार्ड, VK गोकक अवार्ड दिया जाता है। V से विनायक, ठीक है, और कैसे कृष्णा, विनायक कृष्ण गोकक के नाम पे दिया जाता है। इन्होंने भी कन्नड़ साहित्य के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, कन्नड़ साहित्य के लिए इन्होंने बहुत ही कुछ किया है, और इन्हीं के जन्म दिवस के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, ये कौन सा अवार्ड देते हैं, ये अवार्ड देते हैं, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट थे, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया है, याद रखना, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो विनायक कृष्ण गोकक की बात कर रहा हूं। तो इन्हीं के नाम पे एक अवार्ड शुरू किया गया, वो अवार्ड 2025 में किसको मिला है, आनंद V पाटिल को मिला है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब ये अवार्ड कौन वो करता है, मतलब कहां पे दिया गया है और इसको अनाउंस कौन करता है, इनकी तो मृत्यु होगी, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे ये इनकी मृत्यु के बाद विनायक गोकक वांग्मय, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, विनायक गोकक वांग्मय ने। क्या नाम है इनका, विनायक गोकक
वांग्मय, ठीक है, वांग्मय याद रखना, ठीक है। इस ट्रस्ट ने, ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट ने, और कहां पे दिया गया है, यहां कहां पे दिया गया है, विद्या भवन, ठीक है, कहां पे दिया गया है, विद्या भवन याद रखना, विद्या भवन, ठीक है, पे दिया गया, भारतीय विद्या भवन इसका नाम है ओरिजिनली, याद रखना। एक बार रिपीट करते सारी चीजें, ठीक है। प्रोफेसर वीके गोकक अवार्ड दिया गया है आनंद वी पाटिल जी को, कहां पे दिया गया है, तो कौन कौन मिलकर दे रहा है, तो याद रखना विनायक गोकक वांग्मय जो एक ट्रस्ट है, और कहां पे दिया गया है, तो यहां पे विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन पे इसको प्रेजेंट किया गया है। क्यों दिया जाता है, कन्नड़ साहित्य में अपने योगदान के लिए दिया जाता है। कन्नड़ साहित्य में जो योगदान है उसमें आप लोगों ने कितना योगदान किया है, आप श्रेष्ठ हैं, उच्चतर दर्जे पे उन्होंने आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। नाउ हु इज द ऑथर ऑफ बुक चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ, यहां पे देखिए चोला टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ किताब के रचयिता कौन है, शशि थरूर, अमुष त्रिपाठी और देवदत्त पटनायक और अरुंधति रॉय। तो याद रखिएगा, ठीक है, जो चोला नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, चोला अंपायर, जो चोल अंपायर था, ठीक है, याद रखना, जो चोला अंपायर था साउथ में, चोला अंपायर, इसकी वीर गाथा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। वेलर स्टोरी है, वेल्लोर बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। इनकी कौन सी वेल्लोर स्टोरी को इन्होंने बताया है, वेल्लोर स्टोरी। अब किसने बताया है, तो अमीश त्रिपाठी जी ने बताया है, ठीक है। अमीश त्रिपाठी एक ऐसे राइटर हैं जो कि पुरानी दृष्टिकोण को नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम लोगों ने कई बार ऐसी देखे ना कि यार हमने अपने इतिहास पे या फिर रामायण पे या फिर शिव जी के बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब सी चीजें हमें पता होती हैं। जैसे कि शिव जी जो है वो मतलब गांजा फूकते हैं, भैया कहाँ लिखा है, दो ही तो चीजें हैं, दो ही ग्रंथ हैं यहाँ पे, शिव संहिता और शिव पुराण, दोनों में कहीं पे ही जिक्र नहीं किया गया है कि शिव जी गांजा का सेवन करते हैं। दूसरा अगर बात कर लेते हैं सीता माता का, एक बात बताइए कि सीता माता के पिता जनक जी ने क्यों ये शर्त रखी कि भाई जो इस धनुष को उठा लेगा उसी से मेरी पुत्री की शादी होगी, क्योंकि सीता माता झाड़ू लगा रही थी और वहीं पे वो धनुष रखा था। सीता माता ने ऐसे हाथ से उठाया एक धनुष और झाड़ू लगा दिया। भाई जनक ने देखा, राजा जनक ने, भाई मेरी पुत्री ने एक हाथ से धनुष उठा दिया, तो जाहिर सी बात है अब इस धनुष को जो उठा लेगा और इसकी जो प्रचन्नता चढ़ा देगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। देखिए अब याद रखिएगा कि अब रावण आ रहा है ना, दुविधा देखिएगा, रावण आ रहा है सीता माता को उठाने, उस सीता माता को उठाने जिसने एक हाथ से वो धनुष उठा लिया शिव जी का, और उस धनुष को उठाने में रावण के पसीने छूट गए। यानी कि वो धनुष नहीं उठा पाया, लेकिन उस धनुष को उठाने वाली महान इतनी बलशाली सीता माता को उठा के लेके चला गया। पॉसिबल है क्या? यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है ना भाई। तो इन्हीं सारी कॉन्ट्राडिक्शन को क्लियर किया है किसने, अमीश त्रिपाठी ने, ठीक है, याद रखेगा। और उनके उस सीरीज का नाम क्या है, रामचंद्र सीरीज। क्या नाम है, रामचंद्र सीरीज, याद रखना, ठीक है, रामचंद्र सीरीज उनका नाम है, याद रखेगा, ठीक है। तो जो रामचंद्र सीरीज है भाई साहब, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि मिथिला, वॉरियर ऑफ मिथिला सीता जी के बारे में बात की गई है कि सीता जी के बारे में, सीता जी ने किस तरीके से धनुष उठाया, सीता जी की महानता वीरता का गुणगान किया गया यहाँ पे। तो ये माइथोलॉजी को, रामायण को, महाभारत को इस तरीके से देखते हैं कि आम इंसान सोचे, आम इंसान समझे कि भाई यार ये कैसे हो गया यार, रावण कैसे उठा के लेके चला गया यार। ये सारी चीजों को इन्होंने अपनी किताबों में बताया है, और नाम है क्या इनका, अमीश त्रिपाठी। और इन्होंने अभी फिलहाल में जो किताब लिखी है उनका नाम क्या है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। क्लियर बच्चे यहाँ पे? चलिए, अब इन्होंने चोला टाइगर्स कहा है चोल साम्राज्य को, जो कि 13 साल पुराना इतिहास है। कितना? 13 साल पुराना एक इतिहास है, ठीक है। अब वो 1300 साल पुराने इतिहास को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि भैया बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एक कहानी टाइप का लगेगा। क्लियर पॉइंट? अमीश त्रिपाठी की बात है। इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, उन्होंने और भी किताबों में एक तो देखना शिवा ट्रायोलॉजी, ठीक है, शिवा, याद रखना, शिवा ट्रायोलॉजी, ठीक है, ट्रायोलॉजी इन्होंने लिखी है। अब क्यों लिखी है? उन्होंने शिव जी के बारे में बताया है, शिव जी का गुणगान किया इन्होंने शिवा ट्रायोलॉजी में कि भैया शिव जी को जो तुम समझ रहे हो ना आज के युद्ध, जैसी महाशिवरात्रि आती है सभी की डीपियां लग जाती हैं, ठीक है, गांजा फूकते हुए शिव जी की। अबे शर्म करो, ठीक है ना, शिव जी गांजा नहीं फूकते थे, समझ में आया? पहले पढ़ लो अपने साहित्य को, पहले पढ़ लो अपने इतिहास को, और पहले पढ़ लो हमारे धार्मिक ग्रंथों को, तभी इस तरीके की डीपी लगाना, वरना हमारे सनातन धर्म को बदनाम करना छोड़ दो। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग भक्त हो, आप लोग भक्त नहीं हो। ऊपर से शिव जी देख रहे होंगे ना, तो यही सोच रहे होंगे भैया कौन लोग मेरी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति है? नंगा नाच कर रहे हो तुम लोग, नंगा नाच, ठुमक ठुमक जाइए दे, उन सब पे नाच गान कर रहे हो आप लोग, गाना गा रहे हो, कहां पे? शिव जी को लेके जा रहे हो, यात्रा में लेके जा रहे हो। इस तरीके से नहीं चलती ऐसी भक्ति, याद रखना, ठीक है। भक्ति करनी है ना तो दिल से करो, हृदय से करो, और यही चीज इन्होंने दिखाया है अमीश त्रिपाठी ने।
क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो शिवा ट्रायोलॉजी भी इन्होंने ही लिखी है। इसके बाद यहाँ पे लेजेंड्स ऑफ सुखदेव भी इन्होंने लिखी है, ठीक है, ये याद रखना है, इनका दूसरा एक कृति है, पहला तो मैंने आप बता दिया, ठीक है। और एक और इन्होंने लिखा है लेजेंड्स ऑफ सुखदेव, ठीक है, लेजेंड्स ऑफ सुखदेव, यानी कि सुखदेव जो राजा थे, ठीक है, सुखदेव राजा के बारे में इन्होंने लिखा है। ये तीसरी, मतलब इन्होंने ऐसी कई किताबें लिखी हैं, रामचरित सीरीज हो गया, ट्रायोलॉजी ऑफ शिवा हो गया, उसके बाद लेजेंड्स ऑफ सुखदेव हो गया, उसके बाद ये जो आपका टाइगर्स, चोला टाइगर्स हो गए, इस तरह की किताबें इन्होंने लिखी हैं और बहुत ही मतलब कमाल के राइटर हैं। आप लोग पढ़िएगा किताब, मैंने सारी में तो नहीं पढ़ा, ठीक है, बट रामचंद्र सीरीज मैंने जरूर पढ़ी है, ठीक है, और कमाल कमाल की बात है भाई, ठीक है। आप देखना यहाँ पे रावण को भी बहुत अच्छा दिखाया गया है, इनकी जो किताब है ना, रावण को भी बहुत अच्छा दिखाया गया है, राम को भी अच्छा दिखाया गया है, सीता माता को भी अच्छा दिखाया गया है, ठीक है। तो विलन कौन है जानने के लिए किताब पढ़ें। चलिए, व्हाट इज द टोटल बजट, ठीक है, व्हाट इज द टोटल बजट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक पॉलिसी लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम, ठीक है, यानी कि जो मिनरल्स है उनको रिसाइकल करना है, दोबारा से इस्तेमाल करना है, इसके लिए एक स्कीम लाई गई है। क्या नाम है? मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम। इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना बजट पेश किया है, पास किया है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 1500 करोड़, ठीक है, कितना? 1500 करोड़ का यहां पे बजट पास किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी योर 1500 करोड़। अब ये होता क्या है सर, अब देखिए, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमारा मोबाइल खराब हो गया है ना, होता है, हर एक घर में मोबाइल खराब होता है। मोबाइल जब मेरा खराब हो जाएगा तो उस मोबाइल में क्या निकलेगा? उसकी बैटरी में से लिथियम आयन निकलेगा। उसकी बैटरी में से क्या निकलेगा? लिथियम आयन निकलेगा, याद रखना, ठीक है। क्या? लिथियम, ठीक है, लिथियम आयन निकलेगा उसकी बैटरी से, याद रखना। कोबाल्ट निकलेगा उसकी बैटरी से, क्या निकलेगा? कोबाल्ट निकलेगा उसकी बैटरी से। और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ई वेस्ट बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, यानी कि ई वेस्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, याद रखना। तो जो ई वेस्ट निकलता है उसका होता क्या है? वो तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। आप फेंकोगे तो जमीन में जाएगा, तो जमीन को पॉल्यूट करेगा, ठीक है, जलाओगे तो एयर को पॉल्यूट करेगा। तो उसको रिसाइकल किया जाएगा अब, और उसी से जो बैटरी बनाई जाएगी ना, वो कहां पे इस्तेमाल होगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होगी, याद रखना। और हमारा टारगेट क्या है? 2030 तक हम लोग क्या करेंगे? 50% जो व्हीकल्स होंगी ना भारत में, ठीक है, वो क्या होंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली व्हीकल होंगी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 1500 करोड़ यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, अलॉट किया गया है, किसको? ताकि किसको? इस स्कीम के तहत। और यहाँ पे इनॉग्रेट कौन कर रहा है, याद रखना। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ये चीज याद रख लेना। अब ये क्या किया जाएगा यहाँ पे? ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को यहाँ पे रिसाइकल करके दोबारा से उसको यूज में लेकर के आया जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, ओके, ये आप लोगों को याद रखना है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट बनता है। अब पॉइंट करते हैं कि सर ये कब तक? 2030 तक तो हम लोगों ने बोला है कि 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कोई टाइम डेट भी तो होगी ना? तो बिल्कुल है बच्चे, 30 तक हमने टारगेट रखा है, तो हमने इसको कैलकुलेट करने का साल कौन सा रख दिया? 31, यानी कि ये 2025-26 से लेकर के 2025-26 वाले बजट में आया है, और 2030-31 वाले बजट में इसको फिर से डिस्कस किया जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। तो ये 5 साल का या 6 साल का, मतलब 25 हो ना, 6 साल का ये आपका पूरा का पूरा स्कीम रहेगी। 6 साल तक काम करेगी, उसके बाद इसको दोबारा से हम लोग देखेंगे, रिव्यू करेंगे, क्या बढ़िया है क्या बढ़िया नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स, टुडेज एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और अभी आप लोगों को इसी में लगे रहना है, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें, ठीक है बच्चे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो याद रखना, ठीक है, दिस इज माय नंबर 8708264483। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं आपकी किसी भी क्वेरी को, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है आप डायरेक्ट, ये मेरा पर्सनल नंबर है, याद रखना, पर्सनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम किसी टीचर ने पर्सनल नंबर अपना दिया होगा, मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों से जुड़ूं, मैं चाहता हूं आप लोगों से कनेक्शन बना के रखूं, ताकि आप लोगों के करियर में मेरा कुछ योगदान हो और मेरे करियर में भी आप लोगों का कुछ योगदान हो, ठीक है बच्चे। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।